नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूसे न्यूज। आपके साथ मैं दिव्येश द्विवेदी। नागपुर महानगर पालिका के साथ में ही राज्य की अन्य 27 महानगर पालिकाओं में जो चुनाव हैं वो संपन्न हुए और इस चुनाव की प्रक्रिया के बाद में अब महापौर भी जो हैं वो नियुक्त हो गए हैं। लेकिन चंद्रपुर में जिस तरीके से महापौर के चयन को लेकर या महानगर पालिका में सत्ता स्थापन किए जाने को लेकर जो सारे कुछ राजनीतिक घटनाक्रम हुए वो अब भी एक तरीके से जारी है और उनकी चर्चाएं भी जारी है। चंद्रपुर में कांग्रेस को पछाड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने न केवल सत्ता को हथिया लिया बल्कि अपना महापौर भी चुना लिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि बहुमत होने के बाद में भी या अधिक संख्या बल होने के बाद में भी कांग्रेस क्यों सत्ता हासिल करने से चूक गई। उसकी प्रमुख वजह बताई जा रही है कि पार्टी के दो बड़े नेताओं की अंतर्गत कलह और उनके बीच का जो आपसी टकराव था, एक तरीके से वाद विवाद था, उसके कारण राजनीतिक परिस्थितियां बदली और ये राजनीतिक परिस्थितियां जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता को हासिल करने के लिए या सत्ता के हासिल करने को लेकर बहुत अनुकूल परिस्थितियों में तब्दील हुई। इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं। विकास वैद्य सर, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं द हितवाद के, और अतुल पेटकर सर, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं और दिव्य मराठी के ब्यूरो चीफ हैं। तो हम दोनों से जानने की समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो कुछ चंद्रपुर महानगर पालिका में हुआ वो उसके पीछे की आखिर वजह क्या है, और इन सब के बीच में अब कांग्रेस का हाईकमान जिस तरीके से चंद्रपुर महानगर पालिका में जो कुछ हुआ उसे लेकर एक्टिव नजर आ रहा है और कार्रवाई की तैयारी दर्शा रहा है। क्या वाकई में कार्रवाई होगी या इसके पीछे की मंशा क्या है? तो सबसे पहले विकास सर, आप ही के पास आऊँगा कि जो कुछ हुआ चंद्रपुर महानगर पालिका में वो सबने देखा, बावजूद इसके जिस तरीके की कार्रवाई अनुशासनात्मक रूप से होनी चाहिए थे, क्योंकि आप सत्ता के बहुत करीब थे और आपके नियोजन शून्यता के अभाव से या ये कह लें कि आपसी टकराव की वजह से सत्ता भारतीय जनता पार्टी की झोली में चली गई। इस पूरे घटनाक्रम को आप किस तरीके से देखते हैं और कांग्रेस पार्टी की भूमिका को आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि जो राजनीति निपुणता, ऐसा बोलते हैं ना, जो चाणक्य नीति ऐसी जो है, ये अभी आपने जो आप ही के निवेदन में आपने कहा कि कांग्रेस के जो नगर सेवक थे उनकी संख्या ज़्यादा थी, 27 नगर सेवक उनके चुन के आए थे और बीजेपी के केवल 23 थे। तो आखिरी दिन तक, जिस दिन बीजेपी ने सत्ता स्थापन की उसके पहले दिन तक किसी भी पॉलिटिकल एनालिस्ट ने ये नहीं कहा कि यहाँ ये पलड़ा बदल सकता है। किसी ने अगर ये बोला कि मैंने ऐसा बोला था तो वो झूठ बोल रहा है। ऐसा ये जो है ये मुझे लगता है, लेकिन कि इसमें दो चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी चाहिए। एक जो है कि एक तो सुधीर मुनगंटीवार, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अपन सुधीर मुनगंटीवार को चंद्रपुर का जो भी राजनीति है चंद्रपुर की, वो सुधीर मुनगंटीवार के सिवा इसको कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता। और सुधीर मुनगंटीवार ने इस बार जो भी हमने देखे इसके पहले के जो न्यूज़ और ये सब आ रही थी, उसमें मुनगंटीवार जी ने देवेंद्र फडणवीस जी को एक इनडायरेक्ट उनका क्या बोलते हैं उनको, उन्होंने एक विरोध में भूमिका ली थी। लेकिन ये पर्टिकुलर जो वाकया था, यानी इसमें देखो कि बीजेपी का कैसा चलन रहता है कि उन्होंने उसका श्रेय ये देवेंद्र फडणवीस जी को दिया। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे महापौर का तो हमारा वो इलेक्शन हो गया, जो मतलब एक वोट 2 वोट से, लेकिन उप महापौर का इलेक्शन जो है उसमें 32-32 का टाई हो गया था। तो उन्होंने किसी मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बोला कि हमने देवा भाऊ और देवा मतलब देव मतलब ईश्वर भगवान, हाँ, तो इनकी आराधना की बोले, और दोनों दौड़ के आए। मैंने देवा भाऊ से संपर्क किया कि कैसा करना, ये करना, वो करना। तो वो जो आप एक देखिए कि लोकल पॉलिटिक्स जो रहता है, लोकल पॉलिटिक्स जैसे इनका जो विवाद चल रहा था तब हर्षवर्धन सपकाळ जी भी आके गए थे, क्योंकि ये विवाद पहले नहीं था। इलेक्शन के पहले जिस तरह से मुनगंटीवार और जोरगेवार जिस तरह से भिड़े थे, नागपुर में भाजपा के विभागीय कार्यालय में बहुत घमासान लड़ाई हुई थी। हम सभी मीडिया वाले वहाँ पे थे, आप भी थे। तो रात में जो आवाज़ें आ रही थी मुनगंटीवार जी की, और ऐसा लग रहा था कि ये एक में को मार देंगे। तो ये भाजपा का मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस आ गए जहाँ कनेक्शन में, तो वो सारी चीज़ें शांत हो गई और
हारते हारते जीतने वाली पार्टी जिसको बोल सकते हैं। और लोकल पॉलिटिक्स पे जैसे सबका आके गए, ये किया, सारी चीज़ें हो गई, ये सारा मतलब जीतने के बाद अचानक से वडेट्टीवार उसके बीच में आ गए और वो नगर सेवक लेके भागे और बाकी सारी चीज़ें हुई। और उबाठा में मतलब उद्धव बाला साहेब ठाकरे के जो नेता है संजय राउत, उन्होंने सुबह के वीडियो में ये बताया कि हमने हमारे लीडर्स को बताया है कि चाहे विरोधी पक्ष पे बैठना पड़े लेकिन भाजपा के साथ अलायंस नहीं होगा। और दोपहर में होता है 15-20 मिनट, आधे घंटे का जो भी ये होता है। और संदीप गिरे को जब पूछते हैं, जो उपाठा के लीडर है वहाँ पे चंद्रपुर के, कि भाई ये कैसे हो गया, तो आपने उद्धव ठाकरे जी से आप संपर्क में थे क्या, मतलब आपके नेताओं के बिना संपर्क के आपने किया क्या? तो बोले नहीं, हम वरुण सरदेसाई जी से हमने सारे ऑर्डर्स लिए हैं। अब वरुण सरदेसाई जी का नाम जहाँ पे आया, जो कि रश्मि ठाकरे के भांजे हैं और एमएलए है, और इसके पहले भी बम्बई की एक सीट से लेकर उनकी और अनिल परब की एक घमासान हुई थी, और जिसमें आखिरकार वरुण जी का जो उम्मीदवार था चाहा था, तो ये भी एक चीज़ वहाँ पे थी। तो लोकल पॉलिटिक्स में उद्धव ठाकरे ने भाजपा के साथ संगठन जमाया, कांग्रेस बौखला उठी महाविकास आघाड़ी के इसमें। तो मुझे लगता है कि इसमें एक चीज़ अपने ध्यान में रखनी चाहिए कि भाजपा की राजनीति निपुणता कि कम सीट होने के बावजूद सत्ता स्थापन करने का जिस तरह से उन्होंने एक शांति से प्लान बनाया, शांति से मतलब जो भी उनका पर्दे के पीछे जल रहा होगा। जैसे आपने देखा होगा कि जिस दिन ये हुआ, मेरे ख्याल से ये 14 फरवरी को हुआ, तो नहीं सॉरी 10 फरवरी को हुआ, तो उसके 3 दिन पहले सुधीर मुनगंटीवार जी का एक स्टेटमेंट आया था कि कांग्रेस के 2 लोग मेरे साथ में हैं, और आप देखना 11 फरवरी को मैं आपको एक ट्विस्ट आपको चंद्रपुर में दूंगा। हालांकि वो 10वीं हो गया, ये उन्होंने ओपनली कहा था, और वो ट्विस्ट हुआ। जो 2 बंडखोर थे कांग्रेस के, दानव और एक जोन जो था, तो वो 6 उद्धव ठाकरे के लोगों को लेकर वो 8 लोग मिलकर वो वहाँ पे ज्वाइन हुए बीजेपी को, और फिर उनका महापौर चुन के आया। तो उसमें भाजपा की राजनीति निपुणता, और कहीं तो भी महाविकास आघाड़ी में आज जैसे चन्नी थला को कल पूछा था किसी ने प्रेस में कि महाविकास आघाड़ी का जो भी इंटरनल कोऑर्डिनेशन है उसमें कोई आपको गड़बड़ी लग रही है क्या, ऐसा सवाल उनको पूछा था। उसका वो ठीक से जवाब नहीं दे पाए। या फिर जिस दिन ये हुआ उस दिन सुषमा अंधारे से किसी ने पूछा था कि ये जो हुआ, ये सारी चीज़ें संजय राउत बात कर रहे हैं और यहाँ पे हो रहा है, तो उन्होंने फिर एक डिप्लोमेटिक जवाब दिया कि भाई लोकल लीडरशिप जो, तो लोकल लीडर्स बहुत मेहनत करते अपनी सत्ता स्थापन करने के लिए, पैसा खर्चा करते, तो उनको उतनी जो स्वतंत्रता देनी चाहिए वो स्वतंत्रता हमने दी। ये तो बोलने की बातें हैं, लेकिन एक पक्का है कि लास्ट भी एक इलेक्शन में देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा जो जीता वही सिकंदर। तो अल्टीमेटली जो जीता है, हाँ आज तुम कुछ भी बोल लो, लेकिन आज भाजपा ने अपने 23 नगर सेवक होने के बावजूद उद्धव ठाकरे जो यानी उनके विरोध में हैं, उनसे लेकर एक अपनी राजनीति निपुणता बताई। और एक ये पता है कि एक पक्ष कैसे चलता है कि जिसमें एक डिसिप्लिन होता है, उसमें सुना जाता है। सबका जैसा महाराष्ट्र प्रदेश का अध्यक्ष आता है और उसको कोई नहीं सुनता है, न प्रतिभा धानोरकर सुनती है और विजय वडेट्टीवार ने तो सुनने की बात ही नहीं है। तो उसके कारण ये हुआ, दोषी कोई भी हो उनमें से। और ये चौकसी वगैरह ऐसी कुछ होती नहीं है, ये चौकसी वगैरह वो करेंगे क्या करेंगे उसका कोई मतलब नहीं है। आज की तारीख में भाजपा ने चंद्रपुर में सत्ता स्थापन की है। ये अतुल जी आपके पास मैं आऊँगा, आप किस तरीके से देखते हैं और खासतौर से कांग्रेस की भूमिका को आप किस तरीके से देखते हैं? जैसे विकास सर जिक्र कर रहे थे कि प्रदेशाध्यक्ष की ही 2 नेता जो है वो नहीं सुन रहे हैं, आपके पास में बहुमत की संख्या से थोड़ा ही कम, आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अगर हैं महानगर पालिका में, तो आप जोड़ जंतरी करके या सारे जो संख्या बल है उसको इकट्ठा करके आप अच्छे से जो है वो मनपा की सत्ता पर काबिज हो सकते थे, लेकिन एक मौका आपने छोड़ दिया 2 नेताओं के टकराव की वजह से। इसे कांग्रेस की असफलता देखें या बीजेपी की राजनीतिक चतुराई देखें? तो मैं थोड़ा विस्तार से पृष्ठभूमि बताऊंगा, और भी विकास ने जो 2-3 अहम मुद्दे रखे तो क्यों हुआ ये। तो एक्चुअली कांग्रेस में जो मतभेद है और जो आपसी लड़ाई जो ये 1990 के दशक में चली, उस समय शांताराम पोटदुखे थे जो बाद में केंद्रीय अर्थ राज्य मंत्री भी हुए थे, नरेश पुगलिया जी और गड्डमवार, ये तीनों कांग्रेस के लीडर थे। लेकिन इन तीनों के आपसी मतभेदों के चलते
सुधीर मुनगंटीवार, शोभाताई फडणवीस और 3 लोग नया नेतृत्व, हंसराज अहीर, इन तीनों का नेतृत्व बीजेपी में तैयार हुआ और ये तीनों अभी तक चले आ रहे थे। ये मुद्दा जब आया कहाँ पे, अभी वही बात जो है वडेट्टीवार और धानोरकर में है। लेकिन अगर मैं ये बात साफ है कि अगर सारी सूत्र अगर वडेट्टीवार के हाथ में रहती तो वहाँ कांग्रेस का महापौर मेयर बैठता था, क्योंकि वो जोड़ तोड़ के मामले में, गठजोड़ और साम दाम दंड भेद सभी इसमें वो ज़्यादा चतुर है, एक्सपर्ट है वो। अगर धानोरकर जी बीच में नहीं आती, और ये जो जैसे आप जानते हैं कि चंद्रपुर जो है बाघों का जिला है और बाघों की हर बाघ की अपनी अपनी टेरिटरी होती है। एक बाघ को कोई दूसरा बाघ अगर उसके टेरिटरी में आ जाए तो वो सहन नहीं करता। तो वो मामला दोनों तरफ आया, बीजेपी में भी आया और कांग्रेस में। प्रतिभा धानोरकर ने कहा कि आप तो चंद्रपुर वन विभाग के हो, ब्रह्मपुरी, आप मेरी टेरिटरी में क्यों आ रहे? ये बाघिन ने कह दिया कि आप तो उधर के शेर हो, भैया मेरे इलाके में क्या कर रहे हो? वही बात हुई कि मुनगंटीवार बल्लारपुर के है और ये चंद्रपुर के है, तो हाँ जोरगेवार, किशोर जोरगेवार, तो आप क्यों आ रहे? लेकिन वो ये भूल गए कि भैया ये डिवीजन होने से पहले जो एक ही जंगल था उसके राजा मुनगंटीवार थे, संघ से जनसंघ से लेकर, और वो पालक मंत्री भी रह चुके और कद्दावर नेता है। ये नया बाग है, अभी अभी आया हुआ कोर एरिया से नहीं है, वो बाहर के एरिया से है। तो ये सब देखते हुए मेन वो था। लेकिन दोनों में फर्क देखिए, कांग्रेस में और बीजेपी में जो मूल फर्क, जैसे विकास ने बताया कि आप लोग थे ये विभागीय कार्यालय में, बाहर आवाज आ रहे थे उनके, ऐसा लग रहा था कि अब लड़ाई होती क्या यहाँ मीडिया के सामने, या बाद में भी अभी भी वो बहुत कम हुआ, थोड़ा सा ज्वालामुखी शांत हो गया, वो धुमस रहा अभी। लेकिन फिर भी ये जो फर्क देखिए कि उनके कांग्रेस का क्या है, प्रदेशाध्यक्ष आ गए, फिर केसी वेणुगोपाल उनके पास गए, फिर भी किसी ने सुना नहीं। लेकिन यहाँ जैसे ही देवेंद्र जी बीच में आए सब शांत हो गया। फिर वो पार्टी फर्स्ट, अपने जो वैयक्तिक झगड़े हैं जो भी है वो बाजू में रख दिए और उनको सुधीर मुनगंटीवार जी को देवेंद्र जी ने कहा था मैं सब आपकी सुनूंगा, आप सिर्फ मुझे महापौर दीजिए, जो बताएंगे आप उसकी। तो उन्होंने सुना, दोनों अपने झगड़े भूल गए। ठीक है, झगड़े है, मतभेद है, अभी भी है, अभी भी दिखाई देते हैं। लेकिन फिर भी एक बात मैं पार्टी का डिफरेंस बता रहा हूँ। जोरगेवार कहाँ गए शपथ ग्रहण में? नहीं बुलाया ना। लेकिन इसमें मैं जो बात बता रहा हूँ, जैसे विकास ने जो 2 बातें कही कि इनकी जो देखो उबाठा और वंचित, ये दोनों धानोरकर के पास गए थे, उनके संपर्क में थे निरंतर कि हम नेचुरली, नैसर्गिक हम आपके साथी है। लेकिन इन्होंने घासी नहीं डाली उनको, वो आखिरी तक। फिर ये तो चांस था ना किसी के लिए भी, बीजेपी के लिए हर कोई अपने अपने अवसर ढूंढते रहता। तो और आपने एक बता दूं कि जो खास राहुल पुगलिया के घर मीटिंग हुई इनकी, कांग्रेस नेता राहुल पुगलिया के घर जो फाइनल मीटिंग हुई वो उनके घर हुई, कांग्रेस नेता के घर, बीजेपी के सत्ता की, वहाँ मेयर तय हुआ। और फिर उबाठा और वंचित बीजेपी के साथ आ गए और उनको आश्वासन दिया, उन्होंने अच्छी तरह उनको कन्विंस किया कि भैया देखो झगड़े खत्म कर दो, हमको अगर विकास करना है तो जो सत्ता में है उनके साथ रहो। और देवेंद्र जी ने कहा कि मैं चंद्रपुर को किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा, ना निधि की ना डेवलपमेंट की। तो आखिर देखो कोई भी क्या फेंकेगा कि भैया जाहिर भाई तो कांग्रेस का महापौर करेंगे क्या, यहाँ पे सत्ता के साथ रहे तो अपना भी भला होगा, शहर का भी भला होगा। नहीं, पर जनता ने सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बना के एक तरीके से मत जो है या प्यार जो है वो तो कांग्रेस को, हाँ, लेकिन उन्होंने किया क्या, मैं वही कह रहा हूँ ना, कांग्रेस ने जनादेश का अपमान किया ना। वडेट्टीवार ने माफी नहीं मांगी ना बाद में, हाँ, कि हम जनता की माफी मांगते, दो बातें, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बना के रूलिंग के लिए ये किया था, लेकिन हम माफी चाहते हैं कि हम नई सत्ता स्थापना। जो केंद्र जो राज्य में हुआ था ना, जनादेश किसको मिला था? भाजपा और शिवसेना को, मतलब फुट से पहले की शिवसेना। उद्धव ठाकरे ने क्या किया, जनादेश के विपरीत वो महाविकास आघाड़ी के साथ गए। जनादेश तो महायुति को ही मिला था ना।
वही यहाँ पे हुआ। जनादेश कांग्रेस को मिला, लेकिन उन्होंने उस जनादेश का अपमान किया, उन्होंने सही तरीके से लिया नहीं। वो कह रहे थे वंचित वाले कि हम आपके साथ है, तो आप आखिरी तक आप उनको नोटिस नहीं करेंगे और उनको ताक में रखेंगे तो कैसा होगा। पर अब जो है एक तो ये हो गया है कि सांप निकल गया है और अब आप लाठी पीट रहे हैं, ऐसी वाली स्थिति जो है वो कांग्रेस की दिखाई दे रही है। रमेश चन्नीथला जो महाराष्ट्र के प्रभारी कांग्रेस के, उन्होंने बैठक ली और बैठक के बाद में उन्होंने ये बताया कि वो एक रिपोर्ट बनाने वाले हैं। ये रिपोर्ट अरे कुछ नहीं होगा उससे, क्या होगा अभी काय का रिपोर्ट। मुझे बताओ, रमेश चन्नीथला जो बात आईने की तरफ साफ है, किस चीज का रिपोर्ट बुला रहे भैया? साफ है ना वो बात आईने की तरफ। रमेश चन्नीथला जब प्रेसिडेंट बने थे ना, अपने इंचार्ज बने थे ना महाराष्ट्र के, तब जब उनको पूछा गया था मीडिया वालों ने कि आप पहली समस्या कौन सी सॉल्व करना चाहते हैं महाराष्ट्र में, उन्होंने खुद बताया था कि मैं जब घूमा महाराष्ट्र में तो मेरे ध्यान में आया कि गुटबाजी बहुत है कांग्रेस में। ये तब की बात है जब वो बने, मेरे ख्याल से वो 2 साल पहले वगैरह बने थे। तो गुटबाजी उनके लिए नई बात नहीं है। आप कहीं भी देखिए कि आप नागपुर में देखिए, नागपुर में मैं नाम गिन के बता सकता हूँ कि कौन से गुट है और किस तरह से वो काम करते हैं। और ओपनली मतलब विकास ठाकरे पर तो ओपन आरोप है ना, ऑफ द रिकॉर्ड बोलते हैं वो। अभी नरू जिचकार का झगड़ा हुआ था, जब नरू जिचकार का झगड़ा हुआ था जिला कांग्रेस कमेटी की मीटिंग में, तब सुनील केदार, विलास मुत्तेमवार, नाना पटोले तब के प्रदेशाध्यक्ष वो बैठे थे वहाँ पे, नितिन राउत, ये मारापीटी हो रही थी। सुनील केदार और नितिन राउत उठ के चले गए। तो ये ऐसा भाजपा में होता नहीं है। भाजपा की विशेषता ये है कि भाजपा में ऐसा है कि जो लास्ट टाइम हमने इसी फोरम पर एक बात कही थी, आपने हमसे बुलवाया था तब, ये कि जब देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाया तो मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री एक तरीके से एक डिमोशन था। हाँ, लेकिन उन्होंने एक बात कही थी, जब उनको बोला कि आपको कैसा लग रहा है, तो बोले कल जाके मुझे अगर बोला कि नागपुर में जाके आप जिलाध्यक्ष बन जाओ या कार्यकर्ता बन जाओ तो मैं तैयार हूँ। वो फैक्ट है, मतलब उनकी नम्रता है, ये अलग बात है। लेकिन एक मतलब मैं बहुत क्या बोलते हैं, बहुत सोच समझ के बात कह रहा हूँ। देवेंद्र फडणवीस अगर मान लो कि बीजेपी के बाहर है, हाँ, तो कुछ नहीं होने वाला, ये सीधी बात है। ये देवेंद्र फडणवीस बार बार सभी लोगों को ये बताना चाहते कि पार्टी है, ये एक ज़माने में कांग्रेस का था ऐसा। मतलब मैं आपको एक छोटा उदाहरण देना चाहता हूँ कि इंदिरा गांधी के वक्त बाबा साहेब भोसले चीफ मिनिस्टर बने, तब एक कार्टून आया था जो टाइम्स ऑफ इंडिया में बहुत फेमस था। वो लक्ष्मण का कार्टून था। तो उसमें वो कार्टून ऐसा है कि इंदिरा गांधी बैठती थी और नेता ऐसे खड़े रहते थे, उनके सामने बैठते नहीं थे। आज जो लोग मोदी जी के ऊपर टीका करते हैं ना कि ये एरिस्टोक्रेट है, हाँ, लेकिन वो नहीं है। लेकिन इंदिरा गांधी जी का एक वो था, वो रुतबा बोलो या और कुछ भी बोलो, अपने को कोई किसी के ऊपर टिका नहीं। तो वो ऐसा कार्टून था, वो ऐसा बोल रहे कि हे यू, व्हाट्स योर नेम, यू आर द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र फ्रॉम टुमारो। बढ़िया कार्टून था वो। बाबा साहेब भोसले बने थे। उनको मालूम भी नहीं था, 7 लोग खड़े थे, उसमें से एक के ऊपर उन्होंने उंगली बताई, वो बोलता मैं, हाँ तू। तो ये जो एक था कि जैसे अतुल जी ने कहा कि जैसे देवेंद्र फडणवीस जहां आ गए और मुनगंटीवार जी ने ओपनली इन कैमरा ये कबूल किया है कि हम कॉन्स्टेंटली देवेंद्र फडणवीस जी के साथ चर्चा में थे। तो वो जो एक डिसिप्लिन वहाँ पे है, वो डिसिप्लिन की कांग्रेस में कमी है। कांग्रेस बहुत कुछ तो बीजेपी में भी इसी तरीके के हालात रहे होंगे या होते होंगे जो सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आते हैं। जैसे कि हम अभी ये जिक्र कर रहे थे मुनगंटीवार का कि किस तरीके से वो बयान दे रहे हैं कि देवा भाऊ के साथ में जो है वो लगातार संपर्क में थे और ये पूरी प्रक्रिया के लिए जो जिम्मेदारी है वो हाईकमान ने उनको दी थी। लेकिन कुछ समय पहले तक अगर हम देखें तो मीडिया रिपोर्टिंग और बाकी सारी चीज़ें ये होती थी कि देवा भाऊ और मुनगंटीवार के बीच में ही मतभेद और मनभेद बड़े चल रहे हैं। लेकिन एक ये मैसेज बहुत क्लियर है ऊपर से लेकर नीचे तक कि पार्टी ही सर्वोच्च है और आपको जो भी करना है वो पार्टी के लिए करना है। पॉलिटिकल एम्बिशन कहाँ नहीं है। पॉलिटिकल एम्बिशन अब जैसे मान लो कि देवेंद्र फडणवीस जी को बोलते हैं लोग कि ये नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन सकते, वो बोलते हैं नहीं 2047 तक मोदी जी है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर बनना मतलब एक पड़ाव पे आप आ गए तो उनके मन में भी ख्वाब होंगे वो सारे। लेकिन क्या होता है
कि पॉलिटिकल एम्बिशन एक चीज हो गई और कंस्पिरेसी मतलब जिसको अपन कारस्थान बोलते हैं, ये कट कारस्थान, ये बीजेपी में होने की संभावना कम है। आप जिस जमाने की बात कर रहे हैं उस जमाने में संजय जोशी, ये पश्चिम नागपुर का जो तुम्हारा ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल के पीछे वाली जो बस्ती है, जो स्लम एरिया है, वहाँ 4-4 दिन सोता था वहाँ पे वो। तो इस तरह से इन लोगों ने वो कॉन्स्टिट्यूएंसी खड़ी की, तो उनमें गुटबाजी नहीं थी कभी, क्योंकि गुटबाजी न होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है कि सरकार और संगठन, इसका जो दुआ है, ये दुआ बांधने में बीजेपी बहुत मजबूत है। अभी भी आप देखिए कि जैसे संघ और बीजेपी मतलब बीजेपी पक्ष और सत्ता, मतलब जैसे देवेंद्र फडणवीस सत्ता है, जैसे श्रीकांत भारतीय एक उन्होंने बनाया है, या संघ में जैसे संतोष कुमार थे पहले कि जो संघ और बीजेपी को मानते थे, या पुराने जमाने में जब अटल जी पंतप्रधान बने उसके पहले सुदर्शन जी थे। सुदर्शन जी ये कभी कोई पद पे नहीं थे, वो डायरेक्ट सरसंघ चालक बने थे। तो जब अटल जी की सरकार आई तब प्रमोद महाजन और जसवंत सिंह ये चुन के नहीं आए थे, तो उनको मिनिस्टर बनाना चाहते थे अटल जी। तो सुदर्शन जी ने बोला था कि ये दोनों जब तक चुन के नहीं आते तब तक मिनिस्टर नहीं बनेंगे। अब देखिए, आप सोचिए कि प्राइम मिनिस्टर को एक आदमी बता रहा है, तो माना उन्होंने, वो सुनी बात। हालांकि थोड़ा बात तो, लेकिन नहीं, मेरे को सिर्फ इतना ही कहना है, इसमें मैं ज्यादा दूर नहीं जाता कि पक्ष जो है ये पार्टी, तो पार्टी मतलब संगठन करके डिसिप्लिन जो है वो डिसिप्लिन कांग्रेस में नहीं है, वो टूटता जा रहा है। नहीं, यही बात को मैं विकास की बात को आगे, ये जो संगठन में जो ये है ना कि जैसे अटल जी बहुत बड़े पद प्राइम मिनिस्टर थे, उसके बावजूद भी वो जब संघ शिक्षा वर्ग में गए तो वहाँ का जो वर्ग का जो अधिकारी था वो एक छोटा बच्चा था 16 साल का, लेकिन उन्होंने उसकी आज्ञा का पालन किया क्योंकि तब वो सिर्फ स्वयं सेवक थे। तो ये बात कहीं आपको नहीं दी। दूसरी बात अभी मैं एक बता रहा हूँ कि जैसे अभी बीजेपी का कार्यकर्ता प्रशिक्षण पर्व शुरू हो गया, अभी शुरू है वो, यानी टॉप से लेकर बॉटम से लेकर एकदम बॉटम तक। अभी देखो वो पार्टी का है, वो कार्यकर्ता निर्माण में लग गई। अभी 3 साल बाकी है, कोई चुनाव नहीं हो गया भैया, झड़पी हो गई पंचायत, अभी वो कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण ले रहे कि आपको कार्यकर्ता करके आपकी जिम्मेदारी क्या है, आपका सामाजिक वर्तन किस तरह से होना चाहिए, लोगों में या प्रशासन के साथ आपको किस तरह सहयोग करना है, कैसा समन्वय होना चाहिए संगठन हो सरकार में। अब ये बात आपको बाकी किसी पार्टी में दिख रही क्या? और ये जो प्रशिक्षण पर्व है कार्यकर्ताओं का, इसमें सभी सहयोग रहेंगे, यानी ऐसा नहीं कि देवेंद्र जी से लेकर हर कोई उसमें शरीक होगा, सहभागी होगा, और वो रामभाऊ मार्गी प्रबोधिनी है, वहाँ उनके वर्ग चले। पर एक कांग्रेस की जो भूमिका चंद्रपुर में दिखाई दी, उसमें मुझे लगता है कि एक और बड़ा दिलचस्प एस्पेक्ट है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आप थे, आपका इनिशिएटिव जो था आपने कितना लिया वो तो दिखाई दे रहा है। अगर आप अच्छा इनिशिएटिव लेते तो हो सकता है कि आप सत्ता के करीब भी आ जाते, लेकिन बहुत हद तक जो ठीकरा है वो फोड़ा जा रहा है शिवसेना पर, और वो भी ठाकरे सेना पर। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? चाहे वो रमेश चन्नीथला हो, या हम देखते हैं कि संजय राउत का बयान हो तो संजय राउत कांग्रेस को जिम्मेदार बताते हैं, और अंदर खाने बहुत सारी चीजें होती हैं और सत्ता जिसको मिलना है उसको मिल जाती है। 27 सीट थी और 6 सीट अगर आती तो कितने होते हैं? नहीं, तो ठाकरे सेना को जिम्मेदार ठहराना आपको क्या लगता है कि कितना जिम्मेदारी पूर्ण बयान है? नहीं, ठाकरे सेना देखो कैसा है कि ठाकरे सेना ये महाविकास आघाड़ी का घटक है। हाँ, तो आपको जिम्मेदारी से रहना ही है। समझो, मान लो कि जैसे शिंदे सेना जो है, शिंदे सेना अगर भाजपा को सपोर्ट नहीं करती और वो उधर जाती कांग्रेस में, तो ऑब्वियसली 1 वोट रहे या 2 वोट रहे हैं, तो कांग्रेस का अपना तो वो तो अपने उनके नेताओं को, आपकी बात बराबर है कि उनके 2 नेताओं का एक्चुअली बहुत बड़ा उसमें योगदान है। योगदान बोले तो मतलब निगेटिव साइड से मैं बोलता हूँ कि वडेट्टीवार और धानोरकर, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इलेक्शन के पहले कुछ भी नहीं था। हमने इसी फोरम पे कहा था जब सीट बांटअप हुआ था कि हमने बोला था कि देखो चंद्रपुर में बहुत शांति से चल रहा है, जबकि मुनगंटीवार और जोरगेवार में चल रहा है, झगड़े चल रहे थे, इनमें कुछ नहीं था। और इनमें ऐसा भी हो रहा था कि बिल्कुल साथ में चल रहे, सब टिकट बांटअप ये सब हुआ वगैरह वगैरह, और अचानक से ये हो गया, ये सारी चीज़ें।
तो बड़ी जिम्मेदारी जो है ये कांग्रेस के खुद के गुट पे आती है, क्योंकि जैसा अतुल ने कहा कि धानोरकर को उनको भी चांस था, जब उबाठा वाले लोग गए तो उन्होंने उनको नकार दिया, या उनको जिस तरह से बात की होंगी जो भी किया होगा, या उनको अपने साथ में रखने में वो असफल हो गए वो। तो एक तरीके से अभी जैसा संदीप देशपांडे जो है मनसे का, उसने आरोप किया कि 1-1 करोड़ रुपए उनको दिए गए उबाठा के लोगों को, और मेरे ख्याल से 2 जो कांग्रेस के बंडखोर है उनको 50-50 लाख दिए। अब ये बातों की सत्यता कहीं नहीं है। सवाल ये है कि वो इनके साथ जुड़ गए और कांग्रेस उनको अपने साथ जुड़ाने में असफल रही। तो मुझे ये लगता है कि पूरा का पूरा जिम्मा उद्धव ठाकरे के ऊपर डालना ये ठीक नहीं है। तुम्हारी अपनी स्थिति कमजोर है। अब तुम्हारे 14 नगर सेवक आ ही नहीं रहे, वो 13 नगर सेवक आके यहाँ पे विभागीय आयुक्त तो उनको रजिस्टर कर रहा है, तो कैसे चलेगा? ये कांग्रेस ही एक नहीं है। और धारोनकर गुट ने तो पहले ही अपने गुट का एक हाँ पहले ही। और जैसा अतुल ने कहा कि वो ब्रह्मपुरी से इधर आ रहा है, हाँ। और अचानक आया, जब जीत गए तब आए वो। तो एक तरीके से आपका सवाल एकदम सही है कि उसमें बेसिकली जो दोष है वो इंटरनल दोष 95% कांग्रेस का है, बस कांग्रेस का इंटरनल है। बाद में उबाठा आती है, क्योंकि उबाठा को आप ये विश्वास दिलाने में कामयाब है। देखो, सत्ता के साथ हर वक्त कोई जाएगा। उबाठा के नेताओं ने क्या सोचा कि भाजपा सत्ता कर रही है तो उधर चले जाए वो, मतलब उनको कहीं तो भी विश्वास नहीं था, या प्रतिभा धानोरकर हो या विजय वडेट्टीवार हो, दोनों लोग जो है ये उबाठा को ये विश्वास दिलाने में असमर्थ है। तो मुझे लगता है दोष कांग्रेस का ज्यादा। अब दोनों से अंतिम सवाल है मेरा, आप इस पर अपनी टिप्पणी कर दें कि अगर ऐसा ही शुरू रहा तो चंद्रपुर में और बाकी जगहों पर ये जो गुटबाजी जिसकी चर्चा कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में बहुत ज़्यादा होती है और जिसका खामियाजा जो है वो कांग्रेस को उठाना पड़ता है, तो कांग्रेस का आगामी भविष्य क्या आप लोगों को दिखाई देता है चंद्रपुर में और बाकी जगहों पर भी इस पर टिप्पणी हो सकती है? नहीं, मुझे लगता है कि कांग्रेस ये ट्रेडिशनल पार्टी है। जैसे अभी कांग्रेस के जो जैसे बीजेपी के जो सारे ऐसे परिवार है ना, वैसे कांग्रेस के सेवा दल, ग्रामीण कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, ऐसे बहुत सारे ये है। तो कांग्रेस, मुझे लगता है कांग्रेस इनको बांधने में अभी तक असफल है। और आपने जो सवाल किया, मतलब वो सवाल से जुड़ा हुआ मैं जवाब देना चाहता हूँ कि आज की तारीख में ऐसा कोई कुछ हो नहीं रहा है कि जिसमें अपन बोल सकते हैं बिल्कुल दावेदारी के साथ कि कांग्रेस कुछ तो भी बढ़ेगी, ग्रोथ करेगी। ये कहीं तो भी मुझे लग रहा है, क्योंकि सबसे पहला रहता है कि गुटबाजी का जो इशू है, गुटबाजी ये कांग्रेस से अपने आप रिजॉल्व नहीं हो रही है। और आप देखिए कि जैसे महाराष्ट्र में जैसे महाविकास आघाड़ी है और नेशनल लेवल पे इंडिया आघाड़ी है, तो इनमें कहीं कोई भी समन्वय नहीं है। और सबसे अच्छा कोऑर्डिनेशन लोकसभा का इलेक्शन हारने के बाद में जिस तरह से युति एक साथ होकर बिल्कुल उन्होंने अपना एक पूरा प्लान बनाया, अपना एक मैनेजमेंट किया प्रॉपरली, और सारे इलेक्शन वो जीतने जा रही है। तो कहीं तो भी मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस अपनी गलतियों से वो हर वक्त गलती करती है और माफ़ी मांगती है, लेकिन गलतियों को सुधार नहीं पा रही। अतुल जी, आप नहीं, यही है कि देखिए वो कांग्रेस तो अब कांग्रेस अपनी गलतियों से कुछ सीखती नहीं है और सीख भी नहीं पा रही है। मतलब वो एक ही गलती बार बार दोहराना, वही गलतियों को करना, और इनके नेता जो है अंदर से पूरे बीजेपी से मिले ही हुए। नागपुर में भी वही हुआ, खुले तौर पर कहा गया कि भाई ये कौन सी टिकट देना है किसको, ये सब जो हुआ ना, तो इसी के कारण वो कहा था ना कि घर का भेदी लंका ढाए, ऐसी एक कहावत है, बस वही कांग्रेस का है। वो घर के भेदी लंका ढाते। और फिर कुछ लोग ऐसे रहते कि वो सत्ता के जिधर वो बोलते ना जिधर बम उधर हम, यानी वो जो है ना अपनी मर्जी से कहा किधर के हम है, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम है। तो कुछ लोग वो सभी आज जैसे हमने देखा कि बीजेपी के कुछ कारपोरेट कांग्रेस में आ गए और वहाँ कांग्रेस का महापौर अभी मुंबई की तरफ आज ही हुआ वो। तो ऐसा एक आध बार हो जाता, लेकिन जनरली यही देखा गया कि हम नहीं सुधरेंगे, ये कांग्रेस का नारा है, चाहे कुछ भी हो जाए हम नहीं सुधरेंगे। चलिए अतुल जी और विकास जी, आप दोनों हमारे स्टूडियो में, आपने आखिर में टिप्पणी की कि हम नहीं सुधरेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे लोकतंत्र के लिए
या सत्ता को एक तरीके से नियंत्रित करने के लिए विपक्ष जो है उसका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और विपक्ष की बड़ी भूमिका में आज भी जिस तरीके से राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसमें कांग्रेस है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस खुद आत्मचिंतन करेगी और आत्मचिंतन कर भी रही हो। चिंतन से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं। हाँ, नहीं, पर आत्मचिंतन कर भी रही हो, करना चाहिए। चंद्रपुर में जो हुआ या बाकी महानगर पालिकाओं में जो हुआ तो वो बेहतर अपने लिए क्या कुछ कर सकती है। चंद्रपुर महानगर पालिका को लेकर जो कुछ राजनीतिक घटनाक्रम हुए और पार्टी की जिस तरीके से भूमिका रही उस पर हमने ये चर्चा की और आप लोग इसमें हिस्सा लिया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।